पर मन तो तुम्हारा खराब है, तो गड़बड़ रहेगा। और भावना भी ठीक रहना चाहिए, भाविक भी। तो भारतीय कॉन्सेप्ट में जब हम सबको स्वास्थ्य की कहते हैं तो आपको ऐसी स्वास्थ्य की प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी जिसमें आए। ये जो स्वास्थ्य की प्रणाली हम विकसित करेंगे इसके भी दो धाराएं हैं। एक को कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम, एक को कहते हैं क्यूरेटिव हेल्थ सिस्टम। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्यूरेटिव हेल्थ सिस्टम पर तो जोर है, उपचारात्मक पद्धति पर तो जोर है। पहले बीमार पड़ जाओ फिर तुम्हारा इलाज करते हैं। इसके ग्रोथ में क्या देखते हैं, एक देश में कितने हॉस्पिटल खुल गए, हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं। जितने ज्यादा हॉस्पिटल खुलेंगे, जितने ज्यादा बेड्स होंगे, वो देश की उतनी प्रगति होगी। उल्टा है ना, ये मापदंड का माध्यम होना चाहिए क्या भाई? हमारे यहां जोर किस पर है? आप इस प्रकार का आचार विचार व्यवहार अपनाओ जिसके कारण से आप बीमार ही न पड़े। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम है? आप अपना और बीमारी को रोकने वाली जीवनचर्या अपनाओ। आपका लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, आपका कंजन स्टाइल कैसा चाहिए, आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे। आज भी अगर अपने मनीषियों को कथाओं में जाते ही हम सब कथावाचक, सब मनीषी प्रवचन करता ये बताते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना, बूढ़े ने क्या खाना, जवान ने क्या खाना, बच्चे ने क्या खाना। आजकल के सारे होटलों में तो सबको एक ही जैसा खाना परोस देते हैं, और प्रातःकाल जो खाना वो सायंकाल नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन से अलग अलग। किसके साथ क्या खाना और किसके साथ क्या नहीं खाना, इसका कॉम्बिनेशन है। दूध के साथ कौन सा फल लेना, कौन सा फल नहीं लेना, इसका कॉम्बिनेशन है हमारे। भूल गए आहार के बारे में। यहां तक हमारे यहाँ बताया गया है आपके नाक के बाईं छिद्र से श्वास आ रहा है कि दाईं से श्वास आ रहा है, इसका विचार करके भोजन करना, इसका विचार किया। बहुत सूक्ष्म आहार की व्यवस्था है हमारे यहाँ, इसमें से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो विस्तार में नहीं जाऊंगा। स्वास्थ्य के बारे में विचार करते समय सबको स्वास्थ्य में ये सब बातों का विचार करना पड़ेगा, तब कॉम्बिनेशन। केवल एलोपैथी से दुनिया का कोई देश सबको स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। स्वास्थ्य की वैकल्पिक प्रणाली बनानी पड़ेगी ना। आपको बाबा रामदेव ने चमत्कार कर दिया प्राणायाम। आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, साल भर पहले बाबा रामदेव का नोबेल प्राइज विनर के साथ में एक लाइव डायलॉग हुआ। CIA ने ऑर्गेनाइज किया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातों में जो साइंटिस्ट ने बाबा रामदेव को कहा बड़ी ऐसी हमारे खिलाफ कुप्रचार कर लो, फलाना करो, ऐसा करो, एलोपैथी के खिलाफ हो, सख्त बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपके यहाँ कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, ये क्या होता है वगैरह, ऐसा सवाल है। तो बाबा रामदेव ने बहुत ही अच्छा उनको काउंटर क्वेश्चन किया। उनका देखिए, मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूं, आज के विज्ञान ने प्राण पर रिसर्च किया है, प्राण पर तो रिसर्च नहीं किया। प्राणायाम क्या है? प्राण का संशोधन। प्राण को रिसर्च करिए ना, उसको लगा के नया डायमेंशन। तो ऐसा है, सबको स्वास्थ्य ही दूसरा डायमेंशन। तीसरा, मंगल विकास में सबको शिक्षा। जब मैं सबको शिक्षा बोलता हूं तो सरकार ने जो चला रखी है ना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये मेरा मतलब नहीं। ये तो इनको तो आधी अधूरी बातें पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है भारतीय। जब मैं कहता हूं सबको शिक्षा, तो शिक्षा कैसी भाई? संस्कार क्षम समाजोपयोगी शिक्षा, ये दो बातें होनी चाहिए। आज की शिक्षा में संस्कार है क्या? इस देश में जितने घोटाले हो रहे हैं बड़े बड़े, इस देश में जितनी बड़ी बड़ी बैंक डकैती हो रही है, इस देश में जितने एग्रेसिव सेपरेटिस्टिक मूवमेंट चल रहे हैं, इस देश में सामाजिक दृष्टि से जितनी प्रकार की दहेज को लेकर हत्याएं हो रही है, इसका विचार करना पढ़े लिखों के यहाँ हो रही है, बगैर पढ़े लिखों। इसके सरगना कौन है? पढ़े लिखे। तो ऐसी शिक्षा को क्या करोगे? संस्कार तो ही नहीं। तो इसलिए जो शिक्षा की प्रणाली को बदलना पड़ेगा, पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। भारत की प्रकृति, भारत की संस्कृति, भारत का परिवेश, भारत की समस्याएं, भारत की आवश्यकताएं, भारत की क्षमताएं,
इसका विचार करके एक नया पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा ना। हमने तो पश्चिमी पाठ्यक्रम की नकल कर डाली और हम अपने आप को शिक्षित कह रहे हैं, तो संस्कार क्षम शिक्षा लानी, अपने समाज का उपयोगी शिक्षा लानी पड़ेगी। जो शिक्षा पश्चिम के लिए उपयोगी है जरूरी नहीं है हमारे समाज के लिए एज इट इज उपयोगी होगी। हाँ, सीखने की बात होगी, सीखेंगे, परंतु इसका विचार करना। तो ये मैं कहता हूं। और एक बात कहता हूं शिक्षा के बारे में, सबको शिक्षा का मतलब है सबको शिक्षा के समान अवसर। आप तो नहीं, जिसके माँ बाप की जेब में पैसा है उसका बच्चा तो अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाएगा, और जिसके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा कितना ही प्रतिभावान हो, उसको वो समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते। ये तो समाज की जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। हमारी प्राचीन परंपरा को स्टडी करिए, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी शिक्षा के मामले में देने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तीसरी बात की। और चौथी बात जो सबकी बात है, सबका मूल है, कुल मिलाकर भारत की समस्याएं उसी से जुड़ेगी, वो है सबको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। मेरा एक ही क्राइटेरिया, कोई भी पूरा कर दे, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई भी ग्रोथ मॉडल, आप चाहे अमेरिका का एडोप्ट कर लीजिए, चाहे इंग्लैंड का कर लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। सबको रोजगार दे जाए मेरे देश के लोग, स्वीकार कर ले। वर्तमान ग्रोथ मॉडल तो रोजगार की गारंटी देता नहीं, बेरोजगारी की जरूर गारंटी दे रहा है। तो आपको तमाम एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी साहब, इन्वेस्टमेंट के स्ट्रक्चरिंग बदलने पड़ेंगे, प्रोडक्शन के स्ट्रक्चरिंग बदलने पड़ेंगे आपको। अभी तक जो कुल मिलाकर के ग्रोथ का पैटर्न चल रहा है उसको बोलते हैं ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। अर्थात हमको क्या पढ़ा दिया है, क्या बता देगा, अरे विकास होने दो, विकास होगा तो भैया उत्पादन होगा तो अपने आप ही रोजगार हो जाएगा ना। ये समझा है हमको, बड़ा उत्पादन होने दो ना, ग्रोथ होने दो ना। ट्रिकल डाउन थ्योरी चलती है इकोनॉमिक्स में, नीचे अपने आप ही पहुंच जाएगा, होने दो होने दो। पर देख लिया अपन ने, नहीं होता है। तो अपने को एक भिन्न प्रकार की पॉलिसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, रोजगार आधारित विकास की रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए सबको रोजगार दे सना, ये चार बातों की गारंटी जो दे उसको मैंने मंगल विकास कहा है। अब एक सवाल आपके आ सकता है, बाकी प्रश्नोत्तर में करेंगे उसका विचार, पर थोड़ा सा झांकी दे देता हूँ। आपके मन में थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा साहब, इतनी मीठी मीठी इतनी अच्छी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, होगा कैसे? ये सवाल है ना, बड़ा सवाल है ना। हमारे अमीले साहब भी हंस रहे इस बात पर, कैसे होगा? होगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एक नया तरह का सोशो इकोनॉमिक टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चरिंग में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, संरचना भी बदलनी पड़ेगी। संरचना के केवल 3-4 छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा। पहला सवाल खड़ा होता है जब कभी भी किसी भी देश में एक विकास की नई रचना करनी पड़ती है, पहला सवाल होता है आप टेक्नोलॉजी कैसे लाओ? टेक्नोलॉजी का जमाना, सबसे बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी का आता है। आप ये सब काम जो आपने बताया साहब, सबको रोजगार दे देंगे, सबको ऐसा उत्पादन करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, सबको रोटी दे देंगे, तो टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं? और ये दुनिया के लोग हमको टेक्नोलॉजी को लेकर के डरा रहे हैं, बाकी में तो कम पड़ते नहीं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला 110 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है हम, अपना कोई मुकाबला कर सकता है इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में तो नंबर 1 है ना। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा करते हैं, क्या अपना मुकाबला कर सकता है? तो जहां तक मेन पावर है, ह्यूमन पावर है, लेबर पावर है, वो अपने पास पर्याप्त है। नेचुरल रिसोर्सेज भी अपने पास पर्याप्त है। इसमें भी हम दुनिया में मात नहीं खाते, आगे हैं। पर एक ही बात वो कहते हैं, टेक्नोलॉजी में तुम पिछड़े हुए हो, टेक्नोलॉजी हमसे लो। हम हाई टेक्नोलॉजी वाले देश हैं और आप लो टेक्नोलॉजी। हाई सुनते ही अपन भी चक्कर खा जाते हैं। हाँ, हाई, अगर आपको कोई सवाल पूछे बताओ हाई टेक्नोलॉजी लेना चाहोगे कि लो लेना चाहोगे, तो कोई भी कहेगा हाई लेना चाहिए। ये शब्द प्रयोग भी बड़ी शैतानी पूर्ण ढंग से की जाए। मैं अनेक टेक्नोक्रेट से आजकल पूछ रहा हूं,
ये टेक्नोलॉजी में ये डिमार्केशन कहां से आ गया, हाई और लो? इट्स ए रॉन्ग डिमार्केशन। डिमार्केशन क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी एक देश के लिए एक समय के लिए काम की हो सकती है, वही टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के लिए दूसरे समय में काम की नहीं हो सकती है। जो भी अपने देश के लिए फायदे की टेक्नोलॉजी होगी उसको अपनाएंगे, चाहे हमारे देश की हो चाहे बाहर की हो। तो आप डिस्टिंक्शन ये करो ना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इनएप्रोप्रिएट। हाई के नाम से हमको क्यों डरा रहे हो, धमका रहे हो हमको, दादागिरी करते हो? ये दादागिरियों को बदलने का समय आ गया है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में एक तो नए ढंग से विचार करना पड़ेगा, फिर एक और ढंग से विचार करना पड़ेगा। भाई अपना देश तो इतना पुराना है, तो क्या हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई थी क्या? हम सोने की चिड़िया कैसे होगी? दुनिया में अनेक वस्तुओं के उत्पादन में नंबर 1 कैसे थे? हमने जो स्टील पैदा कर दिया, आज की बेस्ट स्टील की टेक्नोलॉजी पैदा नहीं कर सकते। आपका दिल्ली जाना हो तो वो पिलर देखकर क्या है, जितना वो धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे है, सिंगल पीस है, इतना मोटा इतना लंबा सिंगल स्टील का पीस आज भी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, ऐसे ही आ गए हम। आज जंगल नहीं लगता उसमें। आज कोई भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इतना महीन सूत नहीं काट सकती जितना हमारे देश के 2425 काउंट का सूत काटते थे। आज कोई, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का अपार भंडार हमारे पास में विद्यमान है। हमको इन्होंने ये जबरदस्ती हमारे दिमाग पे बिठा दिया और पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा भ्रमित हो गए कि हम लो टेक्नोलॉजी वाली देश है। गलत है। अपने घर की पूंजी को संभालो। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का भंडार, हाँ, उसका अपग्रेडेशन करो। तो मैं बोलता हूं अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। अपने घरेलू टेक्नोलॉजी में जो आवश्यक सुधार है वो देश के अनुकूल कर लोगे तो आपने आपको बाहर से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने पास में अवेलेबल है। ये पहला काम करना पड़ेगा। और अपनी टेक्नोलॉजी की खासियत है, वो दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी की खासियत नहीं है। दुनिया की ये तथाकथित एडवांस टेक्नोलॉजी ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट करती है, ज्यादा आउटपुट लेने के लिए ज्यादा साधनों का प्रयोग करती है। भारत की टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो कम इनपुट से हम ज्यादा आउटपुट देते हैं। एक मजेदार प्रसंग सुनाता हूं, समझाने के लिए सुनाता हूं। विवेकानंद जी अमेरिका में गए। विवेकानंद जी के बड़े बड़े व्याख्यान हुए। अमेरिका के लोग चमत्कृत हो गए उनके व्याख्यान को सुनकर के। उस जमाने में चमत्कृत हो गए। तो एक अमेरिकन व्यक्ति को लगा ये भारत से सन्यासी आया, ऐसे गुलाम देश से आया और हमको उल्लू बना रहा है। हमारे सब लोग इस पर फिदा हो रहे हैं, इस पर इतने मोहित हो गए, इसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो एक बार ऐसी सभा में उनका भाषण चल रहा था। तो एक अमेरिकन खड़े हो गए कि स्वामी जी आप बड़ी बड़ी दर्शन की बातें कर रहे हो, आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हो, ये सब कर रहे हो वगैरह वगैरह। चलो आपका मान लेते हैं ये सब रहा होगा, पर एक बात तो मान जाओ, टेक्नोलॉजी के मामले में आप महा पिछड़े हुए हो। ऐसा तो विवेकानंद है, वो इतना जल्दी कहाँ मानने वाले। विवेकानंद ने कहा भाई ठीक है मान लेंगे, पर तुम मेरी प्रश्न का जवाब दो। क्या अमेरिका में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है क्या? किसी खाना बनाने वाले को 2 बर्तन दें और स्वादिष्ट टेक्नोलॉजी बना दे। हमारी बहनें भी बैठी हुई है कुछ, है ना? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या अमेरिका में? तो चक्कर खा गया। 2 बर्तनों से खाना बनाया जा सकता है क्या? अमेरिका की रसोई में तो पूरा शस्त्रागार होता है, तब खाना बनता है। उनका इम्पॉसिबल। तो उनका आपके देश में बन सकता है क्या? स्वामी जी ने कहा बिल्कुल बन सकता है। अरे हमारे देश में एक बर्तन लगता है जिसमें दाल बनाई जाती है और दूसरा बर्तन लगता है जिसमें आटा गूंदा जाता है और उपले के जगरे पर दाल बाटी चकाचक खाई जाती है। दाल बाटी खाई है ना राजस्थान में? 2 ही बर्तन चाहिए ना उसके लिए? चाहिए। और अच्छा
तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ही नहीं है, हमने एक लेटेस्ट इन्वेंशन कर लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे अपने देश में आ गई। उनका वो क्या आ गई, एक बर्तन में स्वादिष्ट चखा। और वो तो बेचारे टकरा गए, एक बर्तन, हाँ उनका एक बर्तन में खिचड़ी बनाना और घी डाल करके खाना। तो अर्थ क्या है इसका, इंडिकेशन क्या है, मैं समझाना क्या चाहता हूं, हमारे अपने देश की टेक्नोलॉजी में कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट देना। देखो संसार के पास साधन तो कम है, सीमित है ना, किसी भी देश का विचार कर लीजिए, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो आज आपको टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए, कम साधनों से ज्यादा उत्पादन कर लिया जाए। तो एक तो अपने को ये काम करना पड़ेगा। जब मैं ये बोलता हूं तो इसका मतलब आप दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं लेना चाहते हैं क्या, आंख बंद कर लेंगे क्या, खबरदार कोई टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं आ सकती। मेरी भी जेब में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये मोबाइल पड़ा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, हम दकियानुसी लोग नहीं है, हम क्लोज इकोनॉमी के लोग नहीं। पर एक ही बात कहना चाहते हैं, दुनिया में कहीं भी अगर कोई अच्छी और काम की टेक्नोलॉजी है जरूर लीजिए, पर एक काम कर लीजिए, उसको देशानुकूल बना लीजिए, नकल मत करिए। मैंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के बारे में तो कहा अपग्रेडेशन, फॉरेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं कह रहा हूं एडेप्टेशन, नॉट अडॉप्शन, एडेप्टेशन। आप में से डॉक्टर बैठे होंगे तो जब कोई ट्रांसप्लांट करते हैं टिश्यू और वगैरह तो ब्लड मैचिंग करते हैं, तो ब्लड ग्रुप मैचिंग के बिना ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे तो जहर फैल जाएगा ना बॉडी में। तो अगर आप अपने देश का विचार ही नहीं करेंगे और फॉरेन टेक्नोलॉजी को इमिटेट कर डालेंगे तो देश के लिए वो अनुकूल नहीं बैठेगा ना, तो उसको एडेप्ट करिए, देशानुकूल बनाइए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में इस मंगल विकास में ऐसा विचार होगा। दो छोटी छोटी बातें और करके विषय पूर्ण करता हूँ। मैंने ये कहा कुल मिलाकर अमेरिकन इकोनॉमी का कारण कंजम्पशन के बारे में गलत विचार हुआ उनका। हम कंजम्पशन कैसा रखेंगे और कंजम्पशन का पैटर्न, लाइफस्टाइल का पैटर्न कैसा विकसित किया जाना चाहिए, हमें ही नहीं दुनिया के तमाम देशों को, वो है सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली, ऐसा नाम दिया है। सीमित, संयमित, सदाचार, ये सदाचार वाला पार्ट हम ही दे सकते हैं दुनिया को, वहां तो सदाचार है ही नहीं, दुराचार के सिवाय हम ही दे सकते हैं। उपभोग शैली, जीवन शैली सदाचारी होनी चाहिए, सीमित, संयमित होना चाहिए। हम चीज का उपभोग करो और फेंक दो, इसमें विश्वास नहीं करते। यूज एंड थ्रो, वहां तो क्या है, पश्चिम में तो गिलास में पानी पिया फेंका, समुद्र में गए, समुद्र के किनारे पर और वहां मटर गश्ती की और जो कपड़े थे वही फेंके आए। ये सब कहते हैं प्रयोग करो फेंको, प्रयोग करो फेंको, इसलिए कचरों के ढेर लग रहे, संसाधन बेकार हो रहे। हमारे यहाँ की उपभोग शैली और जीवन शैली में कैसा विचार करते थे हमारे लोग विचार करते थे, उसका मैक्सिमम प्रयोग करो। परमात्मा का दिया हुआ साधन है, वेस्टेज मत करो, इसमें विचार करते थे। उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए, उदाहरण चीजों को समझाने के लिए होता है। हमारे यहाँ पहले लोग धोती पहनते थे, गुजरात में भी धोती पहनते थे, धोती पहनते थे। गांव का आदमी धोती पहनकर आता था, शहर में आता था तो एक धोती पहन आता था, एक धोती कंधे पर रख आता था। बाजार में अपना काम धंधा किया, सामान वामान खरीदा, उसने चावल खरीदा, चीनी खरीदा, बाकी तो जो धोती होती थी उसी की अलग अलग पोटली में बांध लेता था ना, पैकेजिंग हो गया, प्लास्टिक की पैकेजिंग की जरूरत नहीं थी, धोती ने पैकेजिंग का काम किया। मान लीजिए देरी हो गई, उसको देरी हो गई तो जाने का साधन उस समय होता नहीं था, तो अपना किसी मंदिर में, धर्मशाला में वहीं सो जाता था, अपनी उस कंधे की धोती को बिछा लेता था, बिछोना हो गया। सर्दी लगी तो धोती को ओढ़ लेता था, ओढ़नी हो गई। एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता था तो आज के जैसे नलके वलके होते नहीं थे, पानी की बोतल्स होती नहीं थी, कुएं पर बाल्टी और रस्सी लगी रहती थी। बाल्टी डाली लगाकर रस्सी छोटी पड़ गई, वाटर लेवल नीचे चला गया तो अपनी धोती को रस्सी के साथ बांधता था, रस्सी का काम कर दिया ना धोती का। धोती फट गई, तहमद बना लेता था, तहमद फट गई, बच्चों के कपड़े बना लेता था, वो भी फट गई तो गुदड़ी बन जाती थी, वो भी फट गई तो सामान रखने के लिए ढोकले बन जाते थे, या क्या बोलते हैं उसको, तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान में क्या आ रहा है, हमारे यहाँ
हमारे यहाँ का कंजम्पशन पैटर्न कैसा था? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ये वाला था। तो वेस्टेज नहीं होता था ना भाई, तो आपको टोटल कंजम्पशन पैटर्न के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ विदाउट सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न यू कैन नॉट हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैटर्न। आपको जो टिकाऊ विकास चाहिए, तो टिकाऊ विकास की पहली शर्त है आपको टिकाऊ उपभोग शैली बनानी पड़ेगी, ये पहला। और एक अंतिम बात कहकर के विषय पूर्ण करूंगा मैं, ज्यादा आपकी वो नहीं होगा है। एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस समय पर, और खासकर ये जो हमारे कम्युनिस्ट मित्र है ना, वो जरा ज्यादा सवाल खड़ा करते हैं कि भाई देखो ये दुनिया में विषमता बढ़ रही है, तो विषमता कैसे दूर करेंगे आप मंगल विकास? उसका कोई रास्ता है क्या आपके पास? अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ रहा है, तमाम पैटर्न्स में बढ़ रहा है। अब दुनिया के देशों के बीच में भी एक देश और दूसरे देश के बीच में अंतर कई गुना बढ़ गया है। हर एक देश में भी अमीर सेक्शन और गरीब सेक्शन के बीच में कई गुना अंतर बढ़ गया। हमारे अपने देश के भी जो वर्तमान आंकड़े हैं, सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति की आय में 90 लाख गुना अंतर है। जस्ट इमेजिन, दुनिया में भी ऐसी स्थिति है। तो यह सवाल खड़ा होता है कि जो कुछ दुनिया के पास में साधन है उसकी पर ऑनरशिप कैसा रहे, किसकी रहे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहे। कैपिटलिज्म ने हमको क्या बताया? इंडिविजुअल ऑनरशिप। किसका हक रहेगा साधनों पर? व्यक्ति का हक रहेगा। व्यक्ति की दुकान, व्यक्ति का कारखाना, व्यक्ति की खदान, व्यक्ति का खेत, तो ऑनरशिप इंडिविजुअल है ना। और कम्युनिस्टिक वर्ल्ड क्या कहता है? नहीं नहीं, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है, सबका नेशनलाइजेशन कर लो, तो गवर्नमेंट का ऑनरशिप आ जाता है ना तमाम साधनों पर। दोनों ही डिफेक्टिव है। टोटल इंडिविजुअल ऑनरशिप एक्सप्लॉइटेशन को जन्म देती है, और गवर्नमेंट का ऑनरशिप जो है वो व्यक्ति का इंसेंटिव और इनिशिएटिव खत्म कर देती है। रशियन इकोनॉमी क्यों ढह गई? इसीलिए ढह गई। तो हमारे मनीषियों ने हमको क्या समझाया भाई? उसको वर्तमान संदर्भ में नया रूप देना पड़ेगा। ये जो कुछ भी संसाधन है, ये खेत है, खलियान है, खाने हैं, खदाने हैं, आप आए थे क्या साथ? किसकी है भाई? परमात्मा की है ना। तो हमारे यहाँ कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत्, ऐसा ईशोपनिषद का आता ना। किसकी है ईशावास्यमिदं? अरे भगवान की है तमाम चीजें, तुम्हारी कहां है? तुम गलतफहमी में अपनी समझ रहे हो, इसी के कारण से झगड़ा है, तो आपका कुछ नहीं है। अब मेरा ये सुनने के बाद में आपके चेहरे पर जरा चिंता आ गई। अच्छे आपके भाषण सुनने के लिए आपने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। ऐसा नहीं, इतना बेरहम आदमी नहीं हूं, है यार। पर आपकी ऑनरशिप है, कैसी ऑनर? डेलीगेटेड ऑनरशिप। यू आर नॉट द अल्टीमेट ऑनर। आपकी ऑनरशिप अल्टीमेट ऑनरशिप नहीं है, इट्स ए डेलीगेटेड बाय द सोसाइटी टू यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो इससे कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड ऑनर, इसको मैंने गॉड्स ऑनरशिप ओवर द मींस ऑफ प्रोडक्शन कहा, भगवान का स्वामित्व, ये स्वीकार। नई रचना बनेगी, विस्तार का विषय को समझाने में उसकी स्ट्रक्चरिंग वगैरह करने के लिए इसमें करना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जब ये ऑनरशिप का माइंडसेट बदल जाने के कारण से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समान हो जाता है, इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए मेरा ये भाषण सुनने के बाद में आपके माथे में दर्द हो गया, इतना बोरिंग लेक्चर था, परेशान हो गए, तो जल्दी से जल्दी लेक्चर से छूटने के बाद में आप हलवाई की दुकान पर जाएं और थोड़ा मिठाई 1 किलो खरीद के लाएं, तो जरा थोड़ा तसल्ली मिलेगी, मीठा मुंह हो जाएगा। ऐसा कड़वा कड़वा बात हो गई है? तो मिठाई का डिब्बा हलवाई की दुकान से खरीद के आए, रास्ते में आपका कोई दोस्त मिल जाए और सामने दिखाई दे जाए, आप कहेंगे ये भी अभी टपना था क्या? और वो पड़ी गया आपके सामने, पूछेगा क्या लाए हो? आपका जवाब क्या होगा? या क्या करें, आज वो गलती से संघ वालों ने एक लेक्चर आयोजित किया था, वहां चले गए थे ना, बोर हो गए, परेशान हो गए, तो 1 किलो मिठाई लाया। आपकी इच्छा क्या होगी? जल्दी से ये फूटे और घर जाकर खाऊं। तो इंडिविजुअल ऑनरशिप माना ना,
आपका कंजम्पशन भी आप अकेला ही करना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा तो थोड़ा बहुत वाले घर वालों को दे देंगे, थोड़ा बहुत इच्छा यही रहेगी सारा अपन चट कर जाए। अब इसकी बजाय अगर वही मिठाई आप भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर आते, सेम मिठाई, रास्ते में वही दोस्त मिलता है, पूछता क्या लाए हो, आपका जवाब क्या होगा? भगवान का। इंडिविजुअल ओनरशिप खत्म हो गई ना, गॉड्स ओनरशिप आ गई। आप ही नहीं खरीदा है, आपका माइंडसेट बदल गया ना, आपका विचार बदल गया ना, आपका कॉन्सेप्ट बदल गया ना, हाथ में आप ही की में, आप ही ने पैसा खर्च के खरीदा, और उसने आपने ये नहीं कहा मैं मिठाई खरीद के लाया, आपने कहा भगवान का प्रसाद, मेरा नहीं है, भगवान का। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो दीजिए उसको गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित कर देते हैं। पंडित जी घंटी वंटी बजा करके और शेर निकाल लेते हैं, कोई पंडित जी ज्यादा निकालते हैं, कोई कम निकालते हैं। आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन किया? पंडित जी ज्यादा निकालते। सरकार टैक्स बढ़ाती है तो आंदोलन होता है, सरकार भी क्या टैक्सेशन के द्वारा शेयर लेती है ना आपकी इनकम का, पर उस पद्धति में आपको पिंच होता है, इस पद्धति में आपको पिंच नहीं होता। फिर पंडित जी ने निकालने के बाद आपको दे दिया। आज तक किसी ने प्रसाद का अकेले ने उपभोग किया है? प्रसाद को आप बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा हर एक में बांटे, और जिसको जितना मिल गया वो उतना लेकर के तृप्त हो गया। खिलाने वाला भी तृप्त है और खाने वाला भी तृप्त। कुल मिलाकर के कंजम्पशन का उद्देश्य क्या है? सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। हमारे यहाँ आता है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जो कुछ भोग करते हैं उसको अधिकतम संतुष्टि मिलना चाहिए। संतुष्टि मन का विषय है ना, बांटकर खाने में आनंद आ रहा है ना आपको। इस कॉन्सेप्ट का एक व्यावहारिक पहलू अगर हम निकालेंगे तो एक नए तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न निकलेगा, इसमें से नए तरह का ओनरशिप का कॉन्सेप्ट निकलेगा। इसलिए भारतीय जीवन मूल्यों के प्रकाश में हमने अपने देश को भी और दुनिया के लोगों को भी जो त्रस्त है, संत्रस्त है, उदास है, निराश है, साइकेट्रिक पेशेंट्स हो गए हैं बेचारे दुनिया के लोग, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए एक नए तरह के ग्रोथ मॉडल पर विचार होना चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए। ये बहस मैंने आपके सामने इस आशा से प्रस्तुत की है, इस पर आप जैसे मनीषी लोग, विचारक लोग, समझदार लोग और विचार करेंगे। एक प्रस्तावना है और उस सब से मिला करके हम एक देश में नए तरह का विकास के रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न अगर आपके हैं और समय होगा, आयोजक इजाजत देंगे, आप रखेंगे तो श्री देता हूँ। जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ग्लोबल क्राइसिस है उसकी इंडियन इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट हो रही है, उसमें से इंडिया कब तक बाहर निकलेगी? मेरी जो ग्रोथ की जो गति है ट्रेंड की, ओवर इतना स्पीड में कब आएगी? 2 डिजिट में हमारा ग्रोथ कब आ सकता है प्लीज? तो कोई नहीं बता सकते, परंतु मेरी जितनी समझ काम करती है, हम इस क्राइसिस को बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। और उसकी कुछ प्री कंडीशंस है। हमको 3 चीजों की अपनी रक्षा करने की दृष्टि से सोचना पड़ेगा। उसके लिए आम आदमी में भी एक जागृति का लेवल आना चाहिए और सरकार के लेवल पर भी कुछ पॉलिसीज में उस हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए। पहली चीज, हमको अपना मार्केट बचा कर रखना है। दुनिया के लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? कोई उनको लड्डू देने के लिए थोड़े आ रहे हैं। उनका अट्रैक्शन हमारा इतना विशाल मार्केट है, तो हम अपने मार्केट का उपयोग स्वयं क्यों नहीं करना चाहते भाई? और सेकंड कोरिलेशन अगर हमारा जाए तो हमारा लैटिन अमेरिकन देशों के साथ, अफ्रीकन देशों के साथ, एशियन देशों के साथ में, पहले ही हम यूरोप और अमेरिका के साथ क्यों टक्कर मारना चाहते हैं? तो इनके साथ अगर हमारा पड़ता है तो हमको मार्केट बचाने के संबंध में विचार करना चाहिए, पहला करना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने कही कि हमारे यहाँ इस फैमिली सिस्टम में बड़ी जबरदस्त ताकत है। क्यों ताकत है ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये दुनिया का अजूबा है।
आज कोई एक्सपर्ट नहीं समझा पा रहा। एक तरफ तो हम गरीब मुल्क है और दूसरी तरफ हमारी सेविंग रेट है 32%। आश्चर्य है लोगों का, एक गरीब देश के लोग इतनी बचत करते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमको क्या समझाया हुआ है, हमारे खून में, हमारे स्वभाव में जो कुछ आज हमारी इनकम है सबको आज ही नहीं खा जाते। और जो जितना बगैर पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको आज की भाषा में कम समझदार कहता है, इस मामले में ज्यादा समझदार है और हम लोग जरा कम समझदार है इस मामले में। तो ये जो सेविंग की हैबिट है, इस सेविंग की हैबिट हमको परिवार से आती है, क्योंकि बहुत सारा काम हम परिवार में कर लेते हैं। और सेविंग में भी आपको ध्यान में होगा, सेविंग, टोटल सेविंग जो हो रही है उसमें भी ज्यादा शेयर हमारा हाउस होल्ड सेविंग का है, परिवार की बचत का ज्यादा शेयर है। तो परिवार बचेगा तो हमारी सेविंग बचेगी, सेविंग बचेगी तो हमारी इकोनॉमी बचेगा। तो दूसरा काम परिवार को बचाने का करना चाहिए। तीसरा काम जो हमको करना चाहिए, जो भारत की बड़ी ताकत है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी की ताकत है। जितने तरह के जीव जंतु, जितने तरह के पेड़ पौधे परमात्मा ने भारत को दी है, उतनी विविधता दुनिया के किसी देश को नहीं। 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में, अलग अलग इलाके के लिए अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग तरह की ऋतुएं हैं। मैं दिल्ली से आया, बहुत सारे गर्म कपड़े पहनकर आया, ये आते एक एक करके उतारना पड़ा। ये मेरी आदत के कारण से पहन रखा है, मेरी जरूरत नहीं है वैसे यहाँ, और वापिस दिल्ली में लौटूंगा तो बहुत सारे लादने पड़ेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी के कारण से जितने तरह के बीज, जितने तरह के पशु आपके यहाँ हो सकते हैं, परंतु हमने क्या किया, नकल के कारण से अपने देसी बीज को नष्ट कर दिया, पशुओं की देसी नस्ल को नष्ट कर दिया। अब गुजराती नस्ल की गायें बहुत कम मिल रही है साहब, बचाकर रखो, देसी बीज बचाकर रखो, अपने जीव जंतु और पेड़ पौधे बचाकर रखो। डाका डाल रहे हो हमारे बीजों पर, हमारे पेड़ पौधों पर, हमारे जीव जंतुओं को ले जा रहे हैं, जीन्स में बना डाले उन्होंने, हमको बेचेंगे बाद में। तो इसको अगर हमने बचा करके रखा तो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी बहुत जल्दी रिवाइव करेगी, और हम जब रिवाइव करेंगे तो दुनिया को भी हम राहत देंगे। टाइम फैक्टर तो मैंने कहा कि कोई भी नहीं बता सकता, ऐसा मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं, पर मैंने डायरेक्शन आपके सामने निवेदन किया है। Economy is totally failed. So even though the dollar rates are not reducing, what is the reason? Even now, क्या आपका सवाल क्या था? Even now, dollar rates are not reducing. हाँ, ये इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का रेट कैसे तय होता है? फॉरेन एक्सचेंज का रेट तय होता है फॉरेन मनी की डिमांड एंड सप्लाई की गई है। तो भारत के लोग डॉलर की डिमांड और सप्लाई कितना कर रहे हैं, इस पर से डॉलर की रेट तय होती है। जब ये क्राइसिस आ गया तो डॉलर की मांग बढ़ गई नहीं यार, क्योंकि डॉलर को उनको वापस ले जाना था, तो डॉलर की मांग बढ़ गई, यानी उल्टा काम हो गया हमारे यहाँ। हमने जब डॉलर की कमाई की तो डॉलर को आम आदमी यूज नहीं कर सकता है, वो फॉरेक्स रिजर्व में जमा हो जाता है, और जब डॉलर वापिस जाने लगा तो डॉलर वापिस जाएगा, तो डॉलर की मांग बढ़ गई, तो डॉलर की मांग बढ़ गई तो डॉलर का रेट बढ़ गया। तो वो अपनी मांग को दोनों तरफ से घटने नहीं दे रहे। अगर हम एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री हो गए तब भी वो अपने यहाँ जमा कर लेते हैं, अगर उनको वापिस मंगाना है तब भी इस देश में डॉलर की मांग को बढ़ाए रखते हैं। तो इस कारण से डॉलर की रेट रुपए के टर्म्स में कम नहीं हो रही। अगर ईमानदारी के साथ में दुनिया के तमाम देश बिहेव करने लग जाए और डॉलर को हार्ड करेंसी मानना बंद कर दे, डॉलर तो धराशायी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस समय तो 50 रुपए का $1 है और फिर $1 का $50 हो जाएगा, पर इस कारण से डॉलर की रेट कम नहीं हो पा रही। ये भी एक साजिश काम कर रही है। वाइब्रेंट गुजरात का जो कार्यक्रम हुआ गुजरात में, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए गुजरात को चुना है। लेकिन गुजरात का इकोनॉमी जो बेसिक स्तर पे देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में अपना अपना व्यवसाय छोटे छोटे रीजन में चलता है।
मान लो कि किराने वाले का दुकान है, तो कोई ना कोई वो एरिया कवर करके बैठा है। कोई डॉक्टर है तो उसका कोई पर्टिकुलर एरिया है, वो डॉक्टर का ज्यादातर उसमें से पेशेंट आते हैं, वही एरिया पे उसका जो निर्भर रहता है। अभी इतना इन्वेस्टमेंट का जो एमओयू हुआ है, उसके हिसाब से इसमें से जितना इंडस्ट्रीज इधर आएंगे, जो डेवलपमेंट होगा, तो ये बेसिक जो क्राइटेरिया है यहाँ गुजराती का, कि भाई गुजराती के बारे में जो छाप है कि वो खंड से अपना व्यापार धंधा करते हैं और छोटे छोटे यूनिट में वो बटा रहता है। तो ये जो पूरा माहौल है वो ये इंडस्ट्री से बिखर जाएगा कि उसको जो छोटे यूनिट वाले हैं उसको आगे जाने में उसको गति मिलेगी। देखिए, आज के जमाने में आपको किसी भी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए दोनों लेवल्स पर साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। आज वो पुराना जमाना नहीं रह गया, आज के 200 साल, आज के 500 साल पहले की, क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग थलग रह करके नहीं रह सकते। इसलिए दोनों लेवल्स पर साइमल्टेनियसली बैलेंस बिठा करके काम करना पड़ेगा। और गुजरात ने इस दृष्टि से अपने देश को भी एक रास्ता दिखाया। इस समय पर क्राइसिस क्या है? बेसिकली क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। दुनिया के सामने भी मंदी जितनी आई है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस हिल गया लोगों का। जब कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरे पास पैसा है, मैं इंडस्ट्री लगा सकता हूं, मैं बाजार में उस पैसे को लेकर के जा सकता हूं, पर मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया है, पता नहीं वापस होगा कि नहीं होगा। तो ये जो इकोनॉमी चलती है उसमें पैसा रोटेट करता है। मैंने 100 रुपए खर्चा किया, आपको मिला, आप उस 100 रुपए से दूसरा सामान खरीदेंगे, वो करेगा। इसको हमारे यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। 1 रुपया कई रुपयों का काम करता है। जब किसी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस हिल जाया करता है तो तमाम एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल हो जाती है, और स्टैंड स्टिल हो जाएगी तो नुकसान ही नुकसान। न छोटा दुकानदार, न छोटा सर्विस प्रोवाइडर, न छोटा उद्योगपति, न बड़ा कोई भी नहीं चल सकता है। इसलिए किसी भी देश की इकोनॉमी में पहला काम करना होता है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना। इस भयंकर क्राइसिस के समय पर भी गुजरात में इस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया था। नहीं तो कहा जा रहा था कि गलत समय पर आप वाइब्रेंट गुजरात को इनवाइट कर रहे हो, हु विल कम? कौन आएगा ऐसे समय पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो आपने अपनी इकोनॉमी को, गुजरात की स्टेट इकोनॉमी को इस रूप में प्रेजेंट किया है कि इसके कारण से एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और उसके कारण से इतनी बड़ी मात्रा में आपको एमयू साइन हुआ। ये पहली बात, ये पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, जब इस प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब साइड इफेक्ट्स को संभालना, साइड इफेक्ट्स दोनों तरह के होते हैं। नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आगे चल करके तसल्ली के साथ में माइक्रो लेवल की प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने को कि हमारे इस इम्पैक्ट के कारण से, जैसा आपने कहा कि जो छोटा दुकानदार है, छोटा काम करने वाला है, छोटा उद्योगपति है, उसको लाइफ लाइन मिलना चाहिए। ये लाइफ लाइन मिलने की प्लानिंग अगर ठीक प्रकार से हो गई तो कुल मिलाकर के लॉन्ग रेंज में इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इसमें चूक हो गई तो नुकसान। तो अभी तक का तो ये जो हुआ है ये उस हिसाब से अपने देश के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला बहुत बड़ा हुआ है। तो इस रूप में इस वाइब्रेंट गुजरात के वर्तमान इवेंट को देखना और समझना चाहिए। नमस्कार। वैश्विक मंदी की असर को दूर करने के लिए या भारतीय अर्थतंत्र को उससे बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने जो स्टेप लिए हैं वो उसकी असर क्या होगी और अगले क्या स्टेप लेने चाहिए उसके बारे में कुछ प्रकाश पड़ी। तो वही स्टेप्स लिए जो दुनिया के बाकी देश ले रहे हैं, अर्थात रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम किया है, CRR को कम किया है। क्योंकि जब लिक्विडिटी बैंकिंग सेक्टर में कम हो जाया करती है तो बैंक ज्यादा लोन दे सके, लिबरल लोन दे सके, इसलिए उनके पास में कैश बढ़ना चाहिए। तो कैश कैसे बढ़ेगा? बैंकिंग स्ट्रक्चरिंग को जो समझते हैं उनको ध्यान में है, कैश बढ़ेगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया
तो उनको गारंटी मिल जाती है कॉमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर उधार ले सकते हैं, तो फर्दर वो भी कम ब्याज दर पर उधार दे सकते हैं। ऐसे हर एक बैंक को अपने टोटल रिजर्व का एक हिस्सा कैश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, CRR बोलते हैं। तो अगर आपका टोटल डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा होगा तो आपके पास में उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस CRR को कम किया है, जिसके कारण से बैंकों के पास में उधार देने के लिए पैसा ज्यादा बच जाए। ये जरूरी था, इसलिए जरूरी था ये जो मैंने गुजरात के संदर्भ में कहा वो देश की इकोनॉमी के संदर्भ में भी जरूरी है। बैंक से लेन देन करने वाले दोनों प्रकार के लोग, बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराने वाले लोगों के मन में भी और बैंक से जो उधार लेते उनके मन में भी एक कॉन्फिडेंस निर्माण करने की जरूरत थी कि भाई देखो ऐसा नहीं है, बैंक डूबने वाले नहीं है, बैंकों के पास में पर्याप्त पैसा है। आखिर बैंकों ने डिपॉजिट्स इनवाइट किया हुआ ना, जैसे और सरल भाषा में कहना हो तो पहले अपने देश में साहूकार के पास में लोग पैसा जमा करा देते थे ना, किस विश्वास पर जमा करा देते थे, जब मांगेंगे मिल जाए, अच्छा साहूकार है। मान लीजिए उसके बारे में बाजार में ये अफवाह फैल जाए ये तो डूबने वाला है, तो तुरंत जितनों ने पैसा जमा करा रखा था वो वापिस मांगने आ जाएंगे, चाहे उनकी जरूरत है चाहे नहीं जरूरत है, तो एक साथ बेचारा कहां से देगा। यही बैंकों के मामले में अगर बैंक के संबंध में डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो तमाम डिपॉजिटर्स अपने विड्रॉल के लिए एक साथ पहुंच जाएगा, बैंक फेलियर हो जाएगा। इसलिए अगर डिपॉजिटर्स में ये हमने मैसेज दे दिया, अपने चिंता की बात नहीं है, बैंकिंग सेक्टर साउंड वन, पर्याप्त लिक्विडिटी है, तो जरूरत होगी वही पैसा निकालेंगे। तो इस दृष्टि से ये आवश्यक है, और आप उधार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये सरकार के द्वारा किया जाने वाला काम हर एक देश के लिए जरूरी था, हमारे देश में भी इस हिसाब से किया है। पर मैं जो दूसरी दो बातें कह रहा हूं उस दृष्टि से वर्तमान की केंद्र सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी बराबर ठीक नहीं चल रही है। हम तो वर्षों से बोल रहे हैं इस बात को, आज वो बात ज्यादा सही साबित हो रही है। भारत की इकोनॉमी में जब तक आप दो सेक्टर्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, एक तो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर, तो टोटल रिवाइवल तो देश की इकोनॉमी का स्मॉल सेक्टर पर डिपेंड करता है ना, छोटे उद्योग धंधे पर, छोटे काम धंधे वाले पर। तो आपका टोटल रिवाइवल, आप केवल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ही ध्यान में रखते हैं, उसी को इन्वेस्टमेंट देते हैं, उसी को सुविधाएं देते हैं, तो उससे टोटल इकोनॉमी का रिवाइवल लॉन्ग रेंज में नहीं होगा। तो एक तो इसका विचार करना पड़ेगा। दूसरा विचार करना पड़ेगा, अपना देश बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले अनेक वर्षों से इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली घटा है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर रिवाइव नहीं हुआ, उसको लाइफलाइन हमने नहीं दी, तो एग्रीकल्चर हमारा टूट जाएगा। एग्रीकल्चर टूट जाएगा तो आपकी फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके उद्योगों को रॉ मटेरियल पर्याप्त समय पर नहीं मिलेगा, आप दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर अपने देश की इकोनॉमी को बचाना है तो हमको स्मॉल स्केल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को अधिक लाइफलाइन देने के लिए, उसको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन देने के लिए सोचना पड़ेगा, तब जाकर क्या। इस दृष्टि से अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी उतनी सिंसियर नहीं है। और एक तीसरी बात मैं बोलता हूँ, आजकल हमारा देश का बड़ा सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर है। जो फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका हिस्सा कम है, इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है। पर सरकार की तमाम नीतियों में हिस्सा कौन ज्यादा बढ़ा रहा है, सुविधाएं कौन ज्यादा प्राप्त कर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्राप्त कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर को प्राप्त नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट होगा, एक्सपोर्ट भी कौन दे रहा है, आज इनफॉर्मल सेक्टर दे रहा है। तो आपको अपनी पॉलिसीज में इस इनफॉर्मल सेक्टर को भी रिवाइवल देना, उसको प्रेस्टीज देना, उसको सम्मान देना, उसको सब तरह से प्रमोट करने का काम करना पड़ेगा। ये काम किया तो फिर आपने जिस लाइन्स पर बात की वो जल्दी हो जाएगी। आपने जो मॉडल ग्रोथ मॉडल का सजेशन जो किया, इसमें कैसी कर व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कैसी कर व्यवस्था होनी चाहिए, टैक्सेशन का मैं जरूर निकलते हैं उसमें से। देखिए टैक्सेशन के बारे में, टैक्सेशन क्यों लगाते हैं, टैक्सेशन का बेसिक पर्पज क्या होता है। तो टैक्सेशन
हमेशा आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है उसके आधार पर टैक्सेशन होता है। उसके आधार पर टैक्सेशन फॉर द सेक ऑफ टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। टैक्सेशन उस आधार पर तय होना चाहिए कुल मिलाकर के सरकार का देश की इकोनॉमी में रोल कितना रहने वाला है। तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम अपने देश में बनाना चाहते हैं उस देश की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल कितना रहने वाला है। इसको लेकर हमारे देश में बड़ा कंफ्यूजन रहा। सेकंड 5 प्लान के बाद में हमारे देश में एक हवा चल पड़ी, तमाम चीजें पब्लिक सेक्टर में, तमाम चीजें पब्लिक सेक्टर में। मॉडर्न ब्रेड यानी ब्रेड बनाने का कारखाना पब्लिक सेक्टर में, कोई मतलब नहीं। बिस्कुट बनाने का काम पब्लिक सेक्टर, कोई मतलब नहीं। तो आप पब्लिक सेक्टर को अनावश्यक कामों में आप लगा देंगे तो दो नुकसान होते हैं। आखिर कोई भी काम धंधा चलाने के लिए पैसा चाहिए, एक बात, और ये एडमिटेड फैक्टर है एफिशिएंसी के हिसाब से पब्लिक सेक्टर कम एफिशिएंट होता है। वही काम प्राइवेट सेक्टर में होगा, कम पैसे में, कम साधनों में, ज्यादा किफायत से हो जाएगा। वहां वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। सारे पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी के ये सब रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो पहले तो इस बात का विचार करना पड़ेगा गवर्नमेंट के काम क्या क्या रहेंगे। वो गवर्नमेंट के जो काम रहेंगे उनको पूरा करने के लिए आपको टैक्सेशन का स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, अभी भी हमारा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मल्टी लेवल टैक्सेशन सिस्टम है। यानी एक ही तरह के काम पर और एक ही तरह की वस्तु पर कई लेवल्स पर टैक्सेशन है और कॉम्प्लिकेटेड है। देश की इकोनॉमी में इसको जरा ठीक करना पड़ेगा। सिंगल लेवल या मिनिमम पॉसिबल लेवल का टैक्सेशन सिस्टम लाना और जितना सरलतम टैक्सेशन की प्रणाली हो उतना सरलतम टैक्सेशन की प्रणाली लाने का विचार करना पड़ा। ये दूसरा करना पड़ेगा। तीसरा, दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनका भी बैलेंस हमारे देश की इकोनॉमी में गड़बड़ हो रहा है, तो इनका बैलेंस भी ठीक तरह का बैठेगा। इसका भी डिटेल्ड विचार करना पड़ेगा अपने देश को। तो सरल रूप में और सूत्र रूप में कहना हो तो टैक्सेशन के बारे में ये 3 डायमेंशंस के बारे में रीथिंकिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के एक साउंड टैक्सेशन सिस्टम और वेरिएबल टैक्सेशन सिस्टम आएगा। इस समय अनवेरिएबल हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसी में ब्लैक मनी हो रही है, टैक्स इवेजन क्यों हो रहा है, टैक्सेशन की चोरी क्यों हो रही है। आपने इतना ज्यादा टैक्सेशन कर दिया, वो ये आपने 1 रुपया कमाया और 50 पैसे तो उसको दे दी और नुकसान हो गया तो क्या करेंगे भैया, जय सीताराम। तो उसने कहा बचा लो ना 1 रुपये। तो इसलिए ये जो टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम को भी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो टैक्सेशन के सिस्टम को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अनुमान ऐसा है हमारे देश में इस समय पर नंबर 1 की इकोनॉमी से कई गुना बड़ी नंबर 2 की इकोनॉमी काम कर रही है। तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं। आप खामखा में कागज पर पॉलिसी बना रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं। ये क्यों पैदा हुई? ये गलत टैक्सेशन सिस्टम के कारण से पैदा हुई। इसको रिवाइव करना। आप ઇકોનોમિક્સનો જ વિદ્યાર્થી છું અને મારી જિંદગીમાં પહેલી વખત આટલી સરળ ભાષામાં સમજાયું હું ઇકોનોમિક્સ આપણને એ માટે આયોજકોને હું ધન્યવાદ આપું છું અને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બીજી વાત, એક સમયે ચાઇનામાં મંદી આવી હતી જોરદાર. ચાઇના આજે ઊભું થઈ ગયું છે એમ લાગે છે. आप जो चाइना में जो मंदी आई थी उस टाइम, अभी जो आप समझते हैं कि सब मेड इन चाइना सभी जगह, तो वहाँ पर अभी तो मंदी नहीं है, मैं ये समझता हूँ. तो वहाँ कैसे रिवाइव हो ये मुझे जानना है. पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये मंदी पहली बार नहीं आई। अगर पिछले 100 सालों का इतिहास देखेंगे तो ऐसी मंदी दुनिया में 8-10 बार आ गई। 1929-32 की महामंदी मशहूर है, 1929-32 की सारी दुनिया में महामंदी आई थी। वो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में उसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं।
तो उस समय पर वो जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी उस मंदी ने उस इकोनॉमिक्स को फेल कर दिया। जैसे आज के इकोनॉमिक्स को वर्तमान मंदी ने फेल कर दिया, वो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे उसको फेल कर दिया। तो एक नए इकोनॉमिक्स पैदा हुए इंग्लैंड में, जॉन मेनार्ड केन्स आ गए। तो केन्स ने एक नई किताब लिखी 1936 में। उस मंदी ने ही उसको नई थ्योरी देने के लिए प्रेरित किया, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ऐसा उस किताब का नाम था। उस किताब में जो उसने इकोनॉमिक पॉलिसी सजेस्ट की, उसके आधार पर अमेरिका की सरकार ने एक न्यू डील पॉलिसी बनाई थी। तो एक तो मंदी ये नया नहीं है, ये जिस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के आधार पर वेस्ट चल रहा है उसका ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बार बार प्रकट होता है। थोड़ी देर में रोग पैदा होता है, शांत होता है, फिर पैदा होता है, शांत होता है। तो ये चाइना का जहां तक सवाल है, चाइनीज इकोनॉमी को समझने की दृष्टि से कई बार हम लोग बहुत जल्दबाजी में इंडियन इकोनॉमी के साथ उसका पैरेलल ढूंढ लेते हैं, वैसा नहीं है। पहला अंतर तो ये है, चाइनीज इकोनॉमी डिक्टेटोरियल इकोनॉमी है और हम एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, तो दोनों में एक अंतर होता है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें काफी बड़ा हिस्सा जो चाइना के लोग बाहर गए हैं उन्होंने प्लॉबैक किया है, उन्होंने री इन्वेस्टमेंट किया है। काफी बड़ा पैसा चाइना में उनके थ्रू आया, हमने उधार लिया है, उन्होंने उनके लोगों ने प्लॉबैक किया। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे अपने देश के लोग भी जो दुनिया के देशों में गए हैं, हमारे देश की इकोनॉमी पर विश्वास न होने के कारण से, हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी गलत होने के कारण से, हमारे अपने देश के लोगों भी बाहर जो कमाई कर रहे हैं उसका बहुत थोड़ा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वो भी दुनिया के बाकी देशों में कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हम अपने देश की इकोनॉमी में नहीं निर्माण कर सके, चाइना के लोग निर्माण कर सके। एक तो इसके कारण से उनका इन्वेस्टमेंट आया। तीसरी बात चाइना के बारे में समझने, चाइना में ये जो कुछ डेवलपमेंट का मिथ है ना, उन्होंने कुछ बड़े बड़े मोटे सेंटर विकसित किए, बाकी जो उनका कंट्री साइड है, उनका जो रूरल साइड है, उनका देश का बाकी हिस्सा है वो बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है। इनमें डेवलप करके उन्होंने बहुत ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस डेवलप किए और उनको तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्नमेंट ने लगभग नॉमिनल प्राइसेस पर प्रोवाइड की। भारत के भी बहुत सारे उद्योगपतियों ने वहां जाकर के वहां उत्पादन का सेंटर बना लिया और वहां से यहाँ भेजते। घड़ियां हमारे देश की बनाने वाले लोग वहां चले गए, अनेक लोग चले गए वहां से, क्योंकि वहां सस्ता पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कॉस्ट ही नहीं है वहां पर। ये तीसरी बात। चौथी बात, चाइना में चूंकि तमाम काम गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर होता है तो बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं और बल्क प्रोडक्शन करके दुनिया के बाजार में डंपिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में डंपिंग उसको बोलते हैं तो कॉस्ट से भी कम पर माल बेचते हैं। सरकार कहती है तुम बेचो, तुमको बिजली फ्री दे रहे हैं, तुमको रोड का कोई नहीं देता, तुमको ट्रांसपोर्ट फ्री दे रहे हैं, ये जो तुम्हारा डेफिसिट होगा उसको भी हम मीट आउट कर लेंगे, डंपिंग करो। इसलिए अपने बाजार में, भारत के बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स आया, बाकी सामान आया, बच्चों के खिलौने, इतने सबको आश्चर्य होता है इतना कब कैसे बिक सकता है। तो एक बार उनकी स्ट्रेटेजी क्या है चाइना की, एक बार दुनिया के बड़े बाजारों को हमने, बाजारों की लड़ाई देखिए इस समय पर इकोनॉमी के ग्लोबल लेवल पर इस समय की लड़ाई शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, अब स्वरूप लड़ाई का बदल गया, अब बाजारों की लड़ाई है। बाजारों को कैप्चर करना चाहते हैं, जो जिसके बाजारों को कैप्चर कर ले जाएगा अंततोगत्वा जीत उसकी होगी। तो वो अपने इस तमाम स्ट्रेटेजी के तहत दुनिया के बाजार को कब्जाना चाहते हैं। इसके कारण से उनका ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। मंदी क्यों आई? क्योंकि जब उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो रोजगार मिल रहा है, काम धंधा उनका चल रहा है, इन्वेस्टमेंट उनको अपने लोगों के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में मिल रहा है और दुनिया के बाकी देशों के इंडस्ट्री उद्योगपति भी इसके आकर्षित होकर के वहां पर जा रहे हैं। ये कुल मिलाकर के चाइना का है, परंतु उसके वीक पॉइंट भी शामिल होने लगते, कुछ कुछ प्रकट होने लगते। पहली बात, क्वालिटी वाइज चाइना गुड्स बहुत अच्छी नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शुरू में आया, बाद में तो फ्यूज हो गए, लोगों ने खरीद लिया, खरीदना ही नहीं चाहते।
तो क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे भारत के, बल्कि काफी मात्रा में अब धीरे धीरे करके क्वालिटी कॉन्शियसनेस आ रही है। वो बल्क तो दे रहे हैं पर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका एक वीक पॉइंट जा रहा है, ये पहली बात जा रही है। दूसरा ये जा रहा है उनकी कंट्री साइड से प्रेशर आ रहा है कि आप बाहर के दुनिया के देशों में तो कम रेट पर अपना माल बेच रहे हैं पर अपने देश के लोगों को संभालने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये प्रेशर आ रहा है। वो डिक्टेटोरियल इकोनॉमी के कारण से वो प्रेशर उतना जग जाहिर नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे करके वो जग जाहिर होने लगा है। तीसरी बात, इस मंदी के परिणाम स्वरूप उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर भी असर पड़ा है। इसे अभी आपने पिछले 1 महीने के दौरान में पढ़ा होगा, चाइना में भी धीरे धीरे करके और इस मंदी का असर होने के कारण से उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, उनका उत्पादन घटाना पड़ा है, लोगों को रिट्रेंच करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो बाहर का इतना बल्क एक्सपोर्ट ऑर्डर भेजते थे, वहां से एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा उनको, बाहर के बाजार पर वो टिके हुए थे। तो ये कुल मिलाकर चाइनीज इकोनॉमीज की आज की स्थिति है ये। और अंतिम बात कहना हो, कम्युनिस्ट इकोनॉमी के फिगर्स के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ईमानदारी के वही फिगर है। बेईमानी का मिश्रण, रशियन इकोनॉमी के बारे में कैसा बताया जाता था, सब कंटेन इकोनॉमी होती है ना वहाँ पर। हमारे यहाँ जैसे ट्रांसपेरेंट है ऐसे वो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो बताते हैं हमारा 10% का ग्रोथ रेट है, 10.5% का ग्रोथ रेट है, 42% का हमारा सेविंग रेट है, ऐसा वो बताते हैं। तो भले आदमी तुम खाते क्या हो, सारा बचत ही बचत करते हो। तो कितने इंफ्लेटेड फिगर है, ईमानदारी के कितने फिगर है। चाइनीज इकोनॉमी के बारे में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है। जैसा चित्र वो दिखाना चाहते हैं बचाओ वैसा ही अपने को सुनने को मिलता है। ऐसा फॉर्मूला चाइनीज इकोनॉमी। नमस्कार साहब, आपने बताया कि हाई टेक्नोलॉजी की वजह से मैन पावर कम और बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन अभी ये मैन पावर बढ़ाने की एक हमारी ये दिक्कत भी मुश्किल यही है कि जो यूनियन बन जाता है और ईमानदारी और प्रामाणिकता की कमी की वजह से ये पूरा डर लगता है कि हमारे एरिया में 2 बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई, वो मैन पावर के कारण से, क्योंकि यूनियन बन जाता है, फिर प्रेजेंट पूरा के बाहर कोई काम धंधा करने लगते हैं। तो ये जो उद्योगपतियों ऐसा ही सोचते हैं, उसको रोजी नहीं देने का कोई नहीं है, देने का ही है, फिर भी ये भी एक तकलीफ है, वो पूरा खलास हो जाता है। आपने बताया कि एजुकेशन में एक संस्कार की भी बात की, ईमानदारी और प्रमाणिकता, तो वहाँ शुरू होते हैं। तो ये ऐसी कई संस्था है वहाँ ये काम हो रहा है, फिर भी मैन का जो मानव का जो ब्रेन है उसमें कोई असर नहीं देती। ये पूरी एक समस्या है, उसकी और आपके कोई इलाज है तो मैंने को जानना है। बहुत अच्छा प्रश्न। विकास की योजना में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसा रहेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन कैसा रहेगा, इसका भी एक डायमेंशन दिया है। आपका जिसका इंटरेस्ट हो तो मेरी किताब है सुमंगलम, इसी नाम से है, आप पढ़ सकते हैं। अहमदाबाद में ही इस विषय पर मेरे 3 भाषण हुए थे, इसलिए गुजरात की ही प्रोडक्शन है वो किताब में। इसी विषय पर ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के बीच में 3 सीरीज ऑफ लेक्चर्स हुए थे, उसी को फिर संकलित करके किताब प्रकाशित हुई है। इसको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। आज का जो अपने यहाँ का लेबर लॉज है, आज का जो ट्रेड यूनियन सिस्टम है, वो भी वेस्टर्न ही, भारत का हित ध्यान में रख करके नहीं है तमाम चीजें। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना पड़ेगा अपने को इस सारे में से। अपने यहाँ का अगर विचार करेंगे तो पढ़ते नहीं ना अपने लोग, सब नई चीजें पढ़ते हैं, पर पुराने अपने शास्त्रों में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। शुक्राचार्य की पुस्तक है शुक्र नीति, लेबर लॉज और लेबर रिलेशंस कैसा हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल चार्टर दिया उसने, बहुत डिटेल वर्णन किया उसने। वहां ये भी प्रावधान है, कोई श्रमिक तय काम को, स्वीकार किए गए काम को टाइम से नहीं करता है, ईमानदारी से नहीं करता है, सुस्ती से करता है, उसको भी दंड का प्रावधान। तो इसलिए अपने देश की आवश्यकता के हिसाब से हमको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। अपने यहाँ की एक संस्था है BMS, उसके संस्थापक हो गए दत्तोपंत ठेंगड़ी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था
इंडस्ट्रियल फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया था। उद्योगों को परिवार मानना, तो परिवार में जैसे भिन्न भिन्न सदस्य रहते हैं ना, तो पूंजी लगाने वाला भी परिवार का सदस्य है और श्रम देने वाला भी परिवार का सदस्य है। वो श्रमपति है, वो पूंजीपति है। अभी तो ये मान लिया कि पैसा लगाने वाला वो मालिक है और श्रम देने वाला वो बेचारा है। इसे ये जो बेचारा है, इसके मन में हमेशा होस्टाइल माइंडसेट रहता है कि मैं बगैर काम किए हुए ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ऐसा लेबर की मानसिकता रहती है। इसलिए मैं मजाक में कई बार कहता हूं, आजकल ट्रेड यूनियंस का नारा क्या रहता है, रघुपति राघव राजा राम, आधा काम पूरा दाम। ये माइंडसेट बन गया ना, जब लाल झंडा लगा दो और बंद कर दो वगैरह वगैरह। तो इनको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, पर एम्प्लॉयर को भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है, उसका जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है, वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, वो शेयरिंग कर रहा है क्या, उसको शेयरिंग करना चाहिए। तो इसलिए भारतीय कॉन्सेप्ट के हिसाब से नव रचना करने में हम सबको एक नए तरह के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में नए तरह की स्ट्रक्चरिंग करनी है। पार्ट टाइम कुछ भी बात नहीं हो सकता, हिस्सों में कोई बात नहीं हो सकता, टोटल स्ट्रक्चर बदलने के लिए अपने को सिस्टम चलाने पड़ेगा, तब जाकर इस समस्या का हल। फायदा दे सकता है। राइट, बहुत अच्छा है। मुरारजी भाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मुरारजी भाई ने एक गोल्ड कंट्रोल कानून लाया था, आपको ध्यान में होगा। मुरारजी भाई तो आप ही के भाई है ना। तो वो लाए थे कि भाई कोई भी परिवार मैक्सिमम गोल्ड कितना रख सकता है, शेष गोल्ड को वो सरकार को देगी, क्योंकि एसेट तो है और अनप्रोडक्टिव एसेट है। जैसा आपने कहा, इसको प्रोडक्टिव चैनल पे डालना सरकार ले, और सरकार उसके बिहाफ पर आपको बोन्स देगी। आप बोन्स भी आता हो, पर तो क्या होता है, देखिए कोई भी पॉलिसी जब बनानी चाहिए किसी भी सरकार को, तो मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप कोई भी इतनी भी अच्छी से अच्छी नीति बनाए, लोगों के जब तक आप गले नहीं उतार सकते हैं तब तक वो चीजें सस्टेन नहीं करेगी। तो बड़ा विरोध हुआ था मुरारजी भाई का, और मुरारजी भाई के को वापिस लेना पड़ा था वो सारा का सारा। ये एक विषय चला, तो हमको इसको लाना तो सही। अटल जी की जब सरकार आई तो अटल जी की सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया था इस इन्होंने, वो भी फिर बाद में वो सरकार ही नहीं रही तो उसका क्या करें, फिर से आ जाए तो अलग बात है। तो उन्होंने भी एक प्रयोग किया था कि ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड को रहे आपके पास ही, क्योंकि मालकियत हमारा व्यक्ति छोड़ने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता। जैसे वो खेती के मामले में सरकार ने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग चलाया था ना, वो फेल गया ना, कि कोई छोटा टुकड़ा भी जमीन किसान अपना देना नहीं चाहता है। ऐसी हमारी मानसिकता में सोने का है, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास जितना सोना है आप सारे सोने का एक साथ प्रयोग तो नहीं करते हैं,